तो राजनीतिक की हम बात करते हैं। बिजानिया जी का भी लाइव सुनता हूँ मैं रोज, बड़े जबरदस्त मुद्दे हैं इनके, जनता समझ नहीं रही, बाकी इनके बिजानिया जी के मुद्दे एक नंबर, बहुत जबरदस्त। और ये जो बात कह रहे हैं, एक एक बात लाख लाख रुपए की। तो अपन नागौर जिलों पर ही केंद्रित रहे। मैं जो वर्तमान में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर राजस्थान के अंदर नागौर जिला है। नागौर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। तो पिछली बार का हम आकलन करें तो पिछली बार नागौर जिले के अंदर 2 आरएलपी की सीटें थी और आपके 2 भाजपा की थी और 6 विधानसभा सीटें वो कांग्रेस की थी। लाडनू आपका डीडवाना, नावा, परबसर, डेगाना और जाइल, ये 6 सीटें हैं वो आपके कांग्रेस की थी। और नागौर और मकराना 2 बीजेपी की थी और मेड़ता और खींवसर आरएलपी की थी। तो ये था पिछले साल का आंकलन और जो निर्णय था जनता का वो पिछले साल का ये था। और इस बार है वो नागौर जिले में कई जगह उलटफेर होने की संभावना है। और जो हम एक एक सीट का विश्लेषण करें तो हम सबसे पहले नागौर सीट का भी विश्लेषण करें तो नागौर सीट इस बार बीबुर रहमान जो निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में कांग्रेस से विधायक रहे, वो बीजेपी से भी विधायक रहे थे और लोकप्रिय नेता है और सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे इंसान माने जाते हैं, आम जनता के बीच में रहने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से आपके हरेंद्र जी मिर्धा साहब है और बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा है। अब समीकरण ये है कि वहाँ सबसे अधिक मतदाता मुस्लिम मतदाता है और मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी भी जायज है। जब नागौर जिले के अंदर इतनी उनकी संख्या है भारी, जाटों के बाद में दूसरी सबसे बड़ी कौम है और नाथुराम जी से लेकर आज तक नागौर जिले में 2 सीटें कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग को देती है। ये पहली बार है जो नागौर जिले में एक अल्पसंख्यक को भी सीट कांग्रेस ने दी है। तो उनके मांग भी वाजिब है, लेकिन अब ज्यादा मुसलमान जनसंख्या है, फिर है जाटों की, फिर माड़ी भी वहाँ है, एससी के भी है, सारे लोग हैं। तो हबीबुर रहमान जी को टिकट नहीं मिला, कांग्रेस का टिकट माननीय हरेंद्र जी मिर्धा साहब को मिल गया, तो वहाँ पर मुस्लिमों में नाराजगी है। और अभी तो फिलहाल तो ये चर्चा चल रही है आधे मुसलमान हरेंद्र जी की तरफ है और आधे हबीब के साथ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुसलमान कभी आधे आधे नहीं होंगे। मुसलमान जिस तरफ जाएंगे एक तरफ जाएंगे और वो ज़्यादा चांस है वो हबीबुर रहमान की तरफ जाने का चांस है। और कारण इसका ये है कि जो एंटी जाट लोग हैं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, वो एंटी जाट है, वो सारे के सारे वोट हबीबुर रहमान को मिलेंगे। इसलिए हबीबुर रहमान है वो टक्कर में है, हो सकता है जीत भी सकते हैं। और लेकिन अब टक्कर है वो फिलहाल तो तीनों के बराबर लग रही है। हरेंद्र जी कांग्रेस, बीजेपी से ज्योति और हबीबुर रहमान, तीनों के बराबर की टक्कर लग रही है। अब दूसरी तरफ जाएं अपन जाइल की तरफ, जाइल विधानसभा की तरफ, तो जाइल विधानसभा में पिछली बार मंजू मेघवाल है वो एमएलए थी और काम भी उन्होंने खूब करवाए थे और मूल रूप से जाट बहुली सीट है और जाट मूल पे कांग्रेसी कहलाते हैं। लेकिन मंजू मेघवाल से नाराजगी की वजह से जाट है वो आरएलपी की तरफ गए थे पिछली बार और आरएलपी का कैंडिडेट दूसरे स्थान पर रहा था। लेकिन इस बार आरएलपी को जिन लोगों ने मतदान किया और जिसकी वजह से ये मंजू मेघवाल विजयी रही, उसका खामियाजा इन्होंने भुगता, उनका परिणाम इन्होंने भुगता। और इस बार जाइल के जाटों का ये मानना है कि हम आरएलपी की वजह से ये मंजू मेघवाल विजयी हुई है और इन्होंने जाटों के खिलाफ है वो जमकर अपना जो है ना सत्ता का दुरुपयोग किया इसने। तो अब क्या है कि जाटों में जाट ज़्यादातर जाट है वो
मंजू बागमार के साथ है, बीजेपी के साथ है। तो लगभग चांस है वो बीजेपी के जीतने के चांस है, और आरएलपी वहां पर बीएल भाटी है वो तीसरे स्थान पर रहेंगे, ऐसा संभावना है। अब रहे बात डीडवाना, तो डीडवाना के अंदर चेतन बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीजेपी में जो बगावत हुई है, यूनुस खान जी ने जो निर्दलीय ताल ठोकी है, यूनुस खान जी की सबसे बड़ी ताकत है उनका काम। उन्होंने पूरे राजस्थान का बजट है वो डीडवाना में लगा दिया था, तो उनका जो है ना काम बोलता है, इसलिए जनता उनके साथ है। और वो एकदम टक्कर में है। ये जो बीजेपी है ये तो तीसरे स्थान पर रहेगी, लेकिन उनकी टक्कर है वो यूनुस खान जी और चेतन डूडी के बीच में है। और अब इनमें कौन विजयी रहेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन दोनों में बहुत जबरदस्त टक्कर है। रही बात लाडनू की, लाडनू के अंदर लाडनू ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है। आज की तारीख में 4 उम्मीदवार है, चारों में 4 पार्टियों के, चाहे बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और कॉमरेड, तो 4 उम्मीदवार है। अब 3 उम्मीदवार है, जैसे बीजेपी से करण सिंह जी है जो पूर्व विधायक के पुत्र है, और उन्हीं के खास है वो यादव है भागीरथ जी, वो कम्युनिस्टों से, वो उनके खास है। और उन्हीं के खास है वो एक बसपा से है वो नियाज अली। तो ये तीनों एक ही पार्टी से। अब सामने है मुकेश। अब ये दोनों 2 उम्मीदवार है, ये मुकेश को कमजोर करने के लिए खड़े किए गए है। वैसे ये बीजेपी के समर्थक, और एक मुसलमान है, इसलिए उन्होंने सोचा मुसलमानों के वोट ले लेंगे। ये किसान का बेटा है, ये किसान के लिए तो मुकेश भाकर कमजोर हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में लाडनू की बहुत मुकेश भाकर मजबूत स्थिति में है और जीत सकते हैं, ऐसी संभावना। रही बात मकराना की, तो मकराना के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी से सुमिता भिंचर और कांग्रेस से जाकिर हुसैन जी है, और आपके आरएलपी ने बीजेपी के अमर सिंह जी साहू को उतारा है। तो अमर सिंह जी के साहू के मतलब मैदान में आने के बाद और कर्नल केसी सिंह की यूपीएससी का सदस्य बनाने में जाकिर हुसैन की भूमिका की वजह से आज जाकिर हुसैन को राजपूत समाज के वोट भी मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो वोटों का जो विघटन हुआ है बीजेपी के, जैसे अमर सिंह साहू आरएलपी का ये वोट जाटों के ले रहा है, तो और कांग्रेस जो बीजेपी की मूल वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ वोट दे रही है। तो इसमें लगभग जाकिर हुसैन कांग्रेस प्रत्याशी की जीत मकराना में निश्चित सी लग रही है। अब रहा परबसर का सवाल, तो परबसर के अंदर रामनिवास गावड़िया वैसे तो बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही आरएलपी ने उम्मीदवार उतारा लच्छाराम जी बड़ाड़ा को, वैसे ये मतलब मान सिंह किंगसरिया बीजेपी की जीत है वो सुनिश्चित कर दी। अब रहा मेड़ता और डेगना। मेड़ता के अंदर चिमन वाल्मीकि है और कांग्रेस से, और लक्ष्मण जी है कलरू बीजेपी से, और आरएलपी से इंदिरा बावरी है। तो इस बार है वो मेड़ता के अंदर चिमन भाई है वो कांग्रेस से है और काफी अच्छी स्थिति में है, और लक्ष्मण कलरू भी पिछली बार सेकंड रहे थे निर्दलीय, लेकिन इस बार वो बीजेपी से उम्मीदवार है तो वो भी टक्कर में रहेंगे। तो लक्ष्मण जी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच के अंदर वहां टक्कर होने की संभावना है। इस बार आरएलपी तीसरे नंबर पर रहने की संभावना है। कारण ये है कि वाल्मीकि के साथ में जाटों की बड़ी संख्या में एक कांग्रेस विचारधारा है, वो बड़ी संख्या में वाल्मीकि के साथ चले गए। बाकी पहले क्या था, पिछली बार जो डांगावास प्रकरण हुआ था उसमें जाटों और मेघवाल के अंदर जो मनमुटाव था, जो नाराजगी थी, उसकी वजह से जाटों ने मेघवालों को वोट देना उचित नहीं समझा, इसलिए। और इस बार कांग्रेस की तरफ से वाल्मीकि है तो वाल्मीकि को वोट देने में जाटों को कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए जो लोग मेघवालों से नाराज थे
वो लोग वाल्मीकि को आराम से वोट देंगे, इसलिए वाल्मीकि की स्थिति ठीक है। तो कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होगी, आरएलपी तीसरे नंबर पर रहेगी, ऐसी संभावना है। और अब रहा डेगाना, तो डेगाना के अंदर बहुत टफ मामला है कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए। पहले बीजेपी से थोड़ी बहुत कांग्रेस भारी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही आरएलपी से लक्ष्मण जी को उतारा मैदान में, उसके बाद में कांग्रेस कमजोर हुई है और ज्यादा संभावना बीजेपी की है जीतने की, अजय सिंह किल्लक की। वैसे विजयपाल ने भी काम बहुत करवाए हैं और साफ छवि है, ईमानदार है, ये इनका प्लस पॉइंट है। फिर भी जनता का माहौल है वो इस बार विजयपाल जी के थोड़ा खिलाफ लग रहा है। ऐसी संभावना है कि मतलब टक्कर तगड़ी होगी। अब रहा सवाल, लास्ट सीट बचती है खींवसर की। खींवसर के अंदर कांग्रेस से तेजपाल मिर्जा है, जो 2 बार कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन है और इनका काम है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो अच्छे काम करने वाली नगर पालिका है उनमें इनका नाम गिना जाता है और जबरदस्त काम कराया इन्होंने कुचेरा में, तो इनकी काम की वजह से पहचान है। दूसरे बीजेपी से रेवंतराम जी डांगा है, जो पहले आरएलपी में थे, आरएलपी से प्रधान भी बने मुंडवा पंचायत समिति के, और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी से उनको टिकट मिला। मैं समझता हूँ नागौर जिले की 10 विधानसभाओं में, हालांकि मैं व्यक्तिगत मेरी अगर राय, ये तो एक निष्पक्ष आंकलन है, बाकी मेरी राय माने तो मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी ने पूरे नागौर जिले के अंदर 10 विधानसभाओं में जितने भी उम्मीदवार है उनमें सबसे अगर कोई व्यवहारिक और मतलब अच्छा इंसान अगर किसी को कह सकते हैं तो वो है रेवंतराम डांगा। इससे बढ़िया मैंने मेरी जिंदगी में मतलब, क्योंकि मैं इनको व्यक्तिगत जानता हूँ, अगर नहीं भी जानता ना तो एक अलग बात थी, लेकिन इनको पिछले 40 साल से इनको जानता हूँ, जब से मैं समझने लगा हूँ। क्यों, मैं खरनाड़ मेले जाता था और जब मेले जाते थे तो इनका घर है बीच में आता है और वहाँ ये सेवा करते थे, घर के आगे सबको खाना पीना रहना, मतलब जो भी है ना मेले में जो भी जाता उनकी ये सेवा करते थे। और इनके पिताजी भी सरपंच रहे, ये मतलब आज़ादी के बाद में इनके घर में ही थी पंचायती, इतने मतलब लोग। और मालवे जब लोग जाते थे तो इनके पिताजी गांव वालों को रोक लेते थे कि भाई जितना अनाज मेरे घर में है, जितना चारा मेरे घर में है, वो जब तक वो है तब तक आप खाओ, लेकिन आप मालवे मत जाओ। तो ऐसे लोग हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया आदमी है और अच्छी छवि इनकी। तो ये बीजेपी से है और आरएलपी से हनुमान जी बेनीवाल है, आरएलपी सुप्रीमो, और निर्दलीय दुर्ग सिंह जी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अभी वर्तमान के अंदर हनुमान बेनीवाल, बीजेपी, आरएलपी और ये कांग्रेस तीनों लगभग बराबर से हैं। कारण इसका ये है कि आरएलपी पहले आगे रहती थी और आज भी मान लो कुछ लोग मानते हैं ये आगे, लेकिन हकीकत ये है कि हनुमान बेनीवाल के पिछले 3 चुनाव में अगर भाई और कोई दूसरी पार्टियों के वोट लेते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल को कमजोर पहली बार किसी व्यक्ति ने किया। हनुमान बेनीवाल की वोट बैंक में सेंध लगाने वाला सिर्फ रेवंतराम डांगा है, जो जगदीश बिडियासर प्रधान खींवसर और मुंडवा प्रधान रेवंतराम डांगा दोनों ने मिलके 20,000 हनुमान बेनीवाल के व्यक्तिगत जो वोट थे उनको इन्होंने तोड़ दिया। इसलिए आज लोग बाग चर्चा ये है कि रेवंतराम जी डांगा जीत रहे हैं, ये चर्चा है, लेकिन मैं जीत नहीं मानता, मैं अभी बराबर मानता हूँ। क्योंकि हनुमान बेनीवाल कमजोर हुए, रेवंतराम डांगा आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक भी छोटी नहीं है। फिर तेजपाल जी का जो गांव है कुचेरा, वो बड़ी पंचायत है और वहां पर कम से कम 5-7 हजार मतों से, तो वैसे एक गांव से भी तेजपाल लीड लेगा। तो कुल मिला के तीनों कंटेस्ट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। आरएलपी, कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क आज की तारीख में नजर नहीं आ रहा। और रहा सवाल दुर्ग सिंह जी का, तो दुर्ग सिंह जी सिर्फ है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना, भाई उनके भड़ास निकाल रहे हैं, बाकी उनके वोट तो इस बार तो मुझे लग नहीं रहे। 5-7 हजार वोट अगर आ जाए तो ठीक है, बाकी उनके वोट
नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि राजपूत समाज ने भी कह दिया कि भाई आपके वोट नहीं है, फिर भी वो मान ही नहीं रहे हैं, खड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम खड़ा तो रखो, खड़ा कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं 8 और 13 के चुनाव मैंने देखे हैं, मेरे गांव में दुर्ग सिंह जी की जीत निकली थी दोनों चुनाव में, नौका चंदा था मैं। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ दुर्ग सिंह जी के 100 वोट मुश्किल से क्रॉस होंगे। तो ये 5-7 हजार वोटों से अधिक ज्यादा नुकसान ये किसी का नहीं करेगा। लेकिन ये जो नुकसान जितने भी वोटों कर रहा है ना, इससे हनुमान बेनीवाल को फायदा होता है। मतलब दुर्ग सिंह जी जितने भी वोट लेंगे उनका फायदा सीधा हनुमान बेनीवाल को होगा। तो ये है हमारे नागौर जिलों की 10 सीटों का आंकलन। और फिर इसमें क्या है कि जो हमारे लोग जो है ना, जो राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन वोट देने का तरीका नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि कई लोग जाटों में भी मतलब यूं बड़ी गुस्सा करते हैं कि हिंदू है, हम हिंदू कमजोर हो जाएंगे, बीजेपी को वोट देना, इस टाइप की ये करते रहते हैं जाट। लेकिन आपको बता दूं मकराना के अंदर सारे राजपूत जाकिर हुसैन को वोट दे रहे हैं, हबीबुर रहमान को वोट दे रहे हैं नागौर के अंदर राजपूत, और जाट हिंदू हिंदू लगाए बैठे हैं। तो वोट अपने हिसाब से देना, कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, मुसलमान भी अपने भाई है और हिंदू भी अपने भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जाति का या धर्म का ये चोगा ओढ़ करके और आप ये मत समझना कि भाई हम हिंदू हैं इसलिए हमारे साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप वोट अपने हिसाब से करो और अधिक से अधिक मतदान करो, ताकि आपके वोट, एक वोट दिन भर दौड़ने से पक्ष में हम ला नहीं सकते और हम घर बैठे रह जाते हैं, तो फिर क्या मतलब। इसलिए मुरली राम जी महाराज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। महाराज एक बार आपसे बात कर लूं, जोड़ लूं थोड़ा? चलो महाराज से बात कर लेते हैं।